चंद शर्मा। दंगल का महासंग्राम छिड़ा हुआ है। यूपी में आज चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। राज्य की राजधानी लखनऊ, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, पीलीभीत और रायबरेली जिले सहित कुल मिलाकर 9 जिलों की 59 सीटों पर इस समय वोटिंग हो रही है। 59 सीटों के लिए आपको बता दें कुल मिलाकर 624 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद होने जा रही है। योगी सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों सहित कई बीजेपी नेताओं की साख भी दांव पर लगी हुई है। तो एसपी और बीएसपी के अलावा कांग्रेस के कई हाई प्रोफाइल नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। बात करें चुनावी मुद्दों की तो पहले जिन्ना गन्ना, बाद में चौथे फेज आते आते यहां पर हिजाब के बाद आतंकवाद पर लड़ाई आकर के ठहर गई है। मतदान के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। आप सबसे भी हम अपील करेंगे कि अगर आप इन 9 जिलों में यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा इन जिलों में आते हैं तो उनकी 59 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और ताबड़तोड़ वोटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। हम आपसे अपील करेंगे कि घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व को और भी मजबूत बनाएं। लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में बने बूथ पर जाकर के बीएसपी प्रमुख मायावती ने सुबह ही अपना मतदान कर दिया। वोट देने के बाद मायावती ने मीडिया से जब वो मुखातिब हुई तो बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि दलित और सर्व समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलने वाला है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी में है। मायावती ने मतदाताओं से अधिक वोट डालने की अपील भी की। हालांकि जब उनसे पूछा यह गया था कि अमित शाह ने उनके तारीफ में यह भी कहा है कि बसपा इस बार मुस्लिम वोट बैंक को खींच ले जाएगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह उनकी महानता है। देखिए इस तरह के जो सॉफ्ट वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। लेकिन वाकई अगर बात की जाए चौथे चरण को लेकर के तो आज 624 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद होने जा रही है। जनता जनार्दन आज तय करेगी कि किसको वोट करना है। और देखिए लोकतंत्र का यह महापर्व है। आप सबसे भी हम अपील करेंगे कि इन जिलों में आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप वोट जरूर कीजिए क्योंकि वोट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका एक बहुमूल्य वोट बहुत जरूरी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी वोट कास्ट किया और इस मौके पर उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश में अपनी सरकार आने का दावा किया। उन्होंने एसपी बीजेपी पर हमला बोला। एसपी में अंदरूनी फूट है तो वही बीजेपी के काम से प्रदेशवासी नाखुश हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के सभी वर्ग के लोग बीएसपी के साथ हैं। बीएसपी भारी बहुमत के साथ जीत जो है दर्ज करेगी। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि हर व्यक्ति आकर के अपना मत डालने का काम करे, वोट डालने का काम करे, क्योंकि आपको ये पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन अंदर कि अपनी आप खुद की सरकार चुन सकते हैं और उसी का मताधिकार हमारे पूरे परिवार ने आकर के अभी यहाँ पर किया। सर क्या कहेंगे 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं? 10 मार्च को देखिए जो 3 जगह वोट पड़ चुके हैं, 3 फेज में पड़ चुके हैं, वहां पर एक तरफा वोट जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। जी सर, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पड़ा है। और जिस तरीके से आज भी वोट आप देखेंगे, शाम को 6 बजे आंकड़े लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार है वो आज के फेज खत्म होते होते पूर्ण बहुमत की सरकार बनना निश्चित हो गई। ये सबको पूरे प्रदेश को मालूम हो जाएगा क्योंकि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की सरकार बहन मायावती जी ही दे सकती हैं। उन्होंने पहले दे करके दिखाया है। उसके बाद पिछले 10 वर्षों में लोग जितना परेशान रहे उससे परेशान होकर के एक तरफा अब की बार बीएसपी को वोट देने का काम कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने मतदान से पहले ही आशियाना स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में वो पहुंचे, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। और आपको बताते चलें कि राजेश्वर सिंह लखनऊ की सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और अगर इनके करियर को लेकर बात की जाए तो आपको बता दें कि कभी पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, नौकरी छोड़ी और उसके बाद चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट हैं और चुनावी मुकाबला पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा के साथ होने जा रहा है। सरोजिनी नगर सीट की बात की जाए तो बीजेपी का गढ़ रहा है और यहाँ पर क्या वाकई राजेश्वर सिंह अपनी तरफ से मजबूती पेश करने में कामयाबी उनको मिलने वाली है? 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि
यहाँ पर लखनऊ से लेकर रायबरेली तक की सीटों पर अग्नि परीक्षा, कई नेताओं की किस्मत आज दांव पर लगी हुई है। बात की जाए अदिति सिंह की, जो कभी कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, अब बीजेपी के टिकट पर रायबरेली सदर सीट से चुनावी मैदान में हैं। और बात की जाए लखनऊ सरोजिनी नगर विधानसभा सीट, तो बीजेपी के उम्मीदवार राजेश्वर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक गुप्ता ने। मंदिर तो मेरा दिन ही शुरू होता है। आप पिछले 18 दिन से देख रहे होंगे कि मैं मंदिर हमेशा आता हूँ। बिना मंदिर दर्शन किए मेरा दिन नहीं शुरू होता है। सर क्या लग रहा है आज के दिन और शाम को 6 बजे तक कैसे क्या नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ अपार समर्थन है जनता का, और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी उत्तर प्रदेश में। सर किससे टक्कर ज्यादा मांग रहे लग रहा है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जनता पहले ही ठुकरा चुकी है। जो अपराधियों, माफियाओं, गुंडों के बल पे सरकार बनाने का इन्होंने पहले भी प्रयास किया, जनता ने इनको पहले भी ठुकरा दिया। फिर ये अपनी बात उससे नहीं माने, फिर ये वही अपराधी माफिया जो जेल में हैं उनके परिवारों को चुनाव लड़ा रहे हैं, जनता इनको फिर से ठुकरा देगी। सर अभी तक आप ड्यूटी लगाते होंगे और लगती होगी आपके चुनाव में, आज आप खुद इम्तिहान दे रहे हैं, कैसा उसमें देखते? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। जनता का अपार समर्थन मिला है। मैं पिछले 18-19 दिन से जनता के बीच में हूँ। जनता का बहुत स्नेह है, बहुत समर्थन है, और जनता यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों से बहुत खुश है, उनकी नीतियों से बहुत खुश है, और वो जानती है कि इतने ईमानदार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई नहीं है। 10 मार्च को रिजल्ट को कैसे देखते हैं सर? भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है। प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, इतना आश्वस्त हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। चौथे चरण में आपको बता दें कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना पूरा दमखम दिखाया, और खास प्रत्याशियों की बात की जाए तो कई मैदान में हैं। आइए एक नजर डालते हैं वीआईपी सीटों पर। लखनऊ कैंट की बात की जाए तो यहां से बीजेपी के कमल निशान पर ब्रजेश पाठक को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं लखनऊ पूर्व से अगर बात की जाए तो बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष टंडन चुनावी मैदान में है। और इस तरह से देखें तो सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह को बीजेपी ने अपना सिंबल दिया है। उधर सरोजनी नगर विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी अभिषेक मिश्र को मैदान में उतारा गया है। इस सीट से उनके सामने मैदान में जोरदार टक्कर देने वालों में बीजेपी के राजेश्वर सिंह और कांग्रेस के रुद्र दमन सिंह बबलू हैं। लखनऊ मध्य की सीट की बात की जाए तो चुनावी मैदान में एसपी प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा हैं, तो वहीं एसपी के कद्दावर सांसद रहे नरेश अग्रवाल के बेटे और एसपी के पूर्व विधायक नितिन अग्रवाल इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उधर रायबरेली से अपने सख्त अंदाज के लिए जाने जाने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक अदिति सिंह इस बार आपको बता दें 2022 के समर में बीजेपी के सिंबल पर चुनावी मैदान में हैं, और इस बार हर सीट पर राजनीतिक समीकरण चरम पर देखने को मिल रहा है। देखिए बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, कई नेताओं की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। लेकिन 2017 को देख लीजिए आप, इन 59 सीटों पर जहां पर आज चुनाव हो रहा है 51 पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सतीश मिश्रा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है विपिन अग्रवाल जी, समाजवादी पार्टी नेता है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर धनोज कुमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्काइप से जुड़ गए हैं अजय अरोड़ा जी, कांग्रेस नेता हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे पहले सतीश जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सरकार तो आपकी है, और इन 59 सीटों का जब हम जिक्र करेंगे तो 2017 में तो आप एक ही तरफ पूरा कह सकते हैं 51 सीटों पर जबरदस्त जीत आपकी पार्टी ने दर्ज कर ली थी। पहला और सिंपल सवाल यही, क्या आप इतिहास दोहरा पाने वाले हैं इस बार 2022 में? आपको लगता है इन 59 सीटों पर एक बार फिर से कमल खिलेगा? देखिए जनता ने अपना मन बना रखा है। हाँ। पहले भी हम 50 सीटों पे विजयश्री प्राप्त करा था हमने, और अब की बार हम उसके लक्ष्य को उसको अपने ही रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ते हुए हम अब की बार हम सभी सीटों पर पुनः अपने प्रत्याशियों को विजय बनाने जा रहे हैं। जनता ने अपना मन बना रखा है, सबका साथ सबके विकास के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, विपक्षी पार्टी जो हमारे सामने चुनाव लड़ रही है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उनके पास उनके जो प्रत्याशी भी हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति से, आपराधिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी ने साफ छवि के सभी प्रत्याशी उतारे हैं उन्हें हम दोबारा विजयश्री को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए मुकाबला कहा जा रहा है कि जुबानी जंग बेशक हम बीजेपी और समाजवादी पार्टी में भी देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पीछे नहीं है। लड़की लड़ सकती हूं के नारे के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पूरी ताकत लगा दी है इस बार चुनाव
के दौरान, लेकिन बसपा के वोट बैंक को लेकर के हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अवध के वोटर्स को लेकर कहा जाता है कि साइलेंट वोटर्स हैं और एक मुश्त तरीके से अपना वोट भी कास्ट कर जाते हैं। चलिए, आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, आपराधिक विचारधारा के विपक्षी नेता हैं। जवाब लेना चाहेंगे विपिन अग्रवाल जी, आपसे सवाल का जवाब लेंगे। कह रहे हैं कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दाहीन है विपक्ष। बीजेपी की करनी और करनी में बहुत फर्क है। अच्छा, अब ये हार रहे हैं, तीन चरणों में इलेक्शन हुआ, तीनों में ये बहुत पीछे चले गए। अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनके सारे अपराधी, इन्होंने खुद को अपराधी को टिकट दिया। पार्टी ने जो कहा प्रशासनिक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी को पुलिस वालों को टिकट दे रहे हो, कभी किसी को टिकट दे रहे हो, इससे क्या मतलब है? समाजवाद नेता होता है, समाजवाद होता है, समाजवाद नेता को अब तो परिवारवाद, किसी को टिकट परिवारवाद बना दिया आप लोगों ने। कोई परिवारवाद नहीं है, अब सिर्फ कोई परिवारवाद नहीं है, केवल समाजवादी। आपके पास समाजवादी पार्टी के पास में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। अब 10 मार्च को देखना, हमारे अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे और तीनों चरणों में बीजेपी पीछे बैकफुट पर चली गई है और जो बीएसपी है वो बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। मायावती बहन जी का कहना है कि कहीं समाजवादी नहीं है, ये नहीं है, बीजेपी समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम बन चुकी है आज की डेट में। और धीरे धीरे जैसे इलेक्शन बढ़ता जाएगा और ये बीजेपी को परिवारवाद बन के रह चुकी है। और परिवारवाद से भी अभी सिर्फ जातिवाद एक समूह में घिर के रह चुके हैं और जनता इसका जवाब देने को तैयार बैठी है। और तीनों चरण में ईवीएम में कैद हो चुका है, ये ना आप हम तय कर सकते ना मैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से वोट कर रहा है, यादव वोट कर रहा है, गुर्जर वोट कर रहा है, आप लोग वोट कर रहा है, हर जाति का वोट आदमी वोट कर रहा है, मुसलमान वोट कर जातिवाद कोई भी जाति ऐसी नहीं है जो वोट नहीं कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी आपकी बौखलाहट बता रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। 2017 में जो हमने कहा वो हमने किया और 2022 में जो हमारे काम। चलिए, परिस्थितियां थोड़ी अलग भी हैं इस बार। अगर हम बात करें सतीश जी, तो मुद्दों की कमी नहीं रही है और उत्तर प्रदेश को लेकर कहा भी यही जा रहा है कि 2017 के मुकाबले 2022 का जो वेटेज है ना मुद्दों को लेकर के, वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। नैरेटिव भी बहुत तगड़े सेट हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से। आते हैं दोनों के पास। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़े हुए हैं, अजय अरोड़ा जी। अजय जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ कैंपेनिंग लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा ग्राउंड पर रही हैं। संगठन को मजबूत करना एक बड़ा चैलेंज जरूर था, लेकिन क्या लगता है आपको, क्योंकि 2017 में इन 59 सीटों में से 51 पर बीजेपी थी, 2 पर कांग्रेस भी थी, लेकिन बाद में हमने देखा किस तरह से वो भी बीजेपी के साथ जुड़ गए, आपके एमएलए भी। क्या लग रहा है, कांग्रेस कितना आश्वस्त है इस चौथे चरण को लेकर के स्पेशली? और दूसरा ये भी सवाल, मुद्दाहीन है विपक्ष, ये कहना है बीजेपी के नेता का। कंचन जी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। हाँ, बिल्कुल, ये नारा पूरे उत्तर प्रदेश की बेटियों का है और छात्राओं का है। और जहां तक मुद्दे की बात की, हम तो चुनावी मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम तो महंगाई पे चुनाव लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पे चुनाव लड़ रहे हैं। महिला की बात हो, कानपुर के व्यापारी की गोरखपुर में हत्या हो, किसान परेशान है। अरे खाने का तेल क्या रेट है, डीजल पेट्रोल क्या रेट है, रसोई का गैस सिलेंडर क्या रेट है, हम इस पे चर्चा करेंगे और इस पे चर्चा चल रही है। और जो उत्तर प्रदेश की आवाम है वो भली भांति जानती है कि मुद्दे क्या हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि मुद्दे नहीं है, अरे हम तो चुनावी मुद्दों पर लड़ रहे हैं। चलिए, चुनावी मुद्दों पर आप लड़ रहे हैं, आपका कहना है महंगाई मुद्दा रहेगी, बेरोजगारी मुद्दा रहेगी। लखीमपुर का मामला भूला नहीं जा सकता है, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष एक तरफ था और विपक्षी नेताओं के सवाल में घिरते हुए बीजेपी के नेता नजर भी आए थे। चलिए, आपके पास भी आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर धनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति की अच्छी परख रखते हैं, लगातार ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं। शायद वो नब्ज को टिटोल पाए होंगे और जान पाए होंगे कि 59 सीटों पर लोग सोच क्या रहे हैं। धनोज जी, चलिए आपके पास ही आती हूँ और आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि लखनऊ से लेकर रायबरेली तक की अग्नि परीक्षा यहां पर देखने को मिलेगी। अयोध्या समेत अवध के कुछ सीट्स हैं जो कि काफी अहम बताई जा रही हैं। आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव बता पाएं, क्या लगता है आपको इन 59 सीटों को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं सहारा नेटवर्क चैनल की तरफ से अपील करूंगा, चौथे चरण में जो लोग, क्योंकि ये जो मतदान है ना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि मतदान ही बताता है कि हमारे देश में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मतदान सबको बराबर का अधिकार देता है। 2 लाइन में उठाता हूं, 2 लाइन की शुरुआत करता हूं और मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। प्रयास रहता है मेरा, कोशिश होती है कि मैं अच्छे से विश्लेषण कर सकूं।
भाई को भाई से अलग करती है, भाई को भाई से अलग करती है, बाप को बेटे से जुदा करती है, कुर्सी की चाह ही ऐसी होती है, सियासतदान कहां जनता संग वफा करती है। कंचन जी, जनता यह दो चीजों को बहुत रखता है, अपने माइंड में अमल करती है कि कौन नेता, कौन पार्टी हमारे साथ वफा करेगी और कौन पार्टी हमारे साथ बेवफा का रोल अदा करेगी। हाँ। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOC। सालिम लोशन। खड़ी रहेगी। तो पीलीभीत में इस बात को भी देखा जा रहा है। दूसरा एक मैं कर दूं, जो उत्तर प्रदेश में भी जो हो रहा है उन्नाव और लखीमपुर खीरी की, तो मैं पहले लखीमपुर खीरी की बात कर दूं। जैसे हमारे हो सकता है अजय अरोड़ा जी भी इस बात से वाकिफ होंगे कांग्रेस के, और वो बहुत दमदार बात है ये कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो लेकिन वहां उन्होंने प्रयास किया था, एक दिवंगत पत्रकार हमारे रमन कश्यप जी, उनके भाई पवन कश्यप को कांग्रेस पार्टी ने टिकट ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहृदय से टिकट को यह कहते हुए ऑफर कर दिया कि यहां पर शायद ही जीत हो पाएगी कांग्रेस की। तो इस बातों को भी देखिए कि उन्होंने, अगर ऐसा होता, ऐसा लगता, तो वो कोई भी आदमी, मुझे भी अगर कोई टिकट देगा और वातावरण मुझे दिखाई देगा मैं जीत रहा हूं, तो मैं भी पत्रकार कम, मैं विधायक बनना चाहूंगा। लेकिन कुछ महिलाओं के संघर्ष, हाँ, मैं विश्लेषण करने दीजिए मुझे, मैं कर रहा हूं ना, थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैं चलिए एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी। लखनऊ कैंट सीट से प्रत्याशी हैं योगी के मंत्री है ब्रजेश पाठक, वो कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। देखिए मान्यवर, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कभी इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। हमारा सीधा सीधा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, ब्राह्मण चेहरा, एक बड़ा राजनीतिक ब्राह्मण चेहरा कल शामिल हुआ है। कोई मतलब नहीं, कहीं कोई नहीं, वो इस तरीके की बातों का भरोसा मत करिए। भारतीय जनता पार्टी सुचिता के साथ सबको साथ लेकर के चल रही है। तो देखिए इस फेज में लखनऊ से लेकर गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली तक की सभी सीटें शामिल हैं। काफी बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा है। और कुछ तो हम ये भी कहेंगे कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी, क्योंकि उनके इलाके हैं। लखनऊ का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर हमको बात करनी होगी, यहाँ पे राजनाथ सिंह की भी, लेकिन ब्रजेश पाठक का जिक्र करेंगे। धनोज जी, आपसे मैं सवाल का जवाब जरूर लूंगी, क्योंकि लखनऊ कैंट सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है, पहले जिस सीट पर थे उस सीट पर ना चुनाव लड़कर इस सीट पर उनको कैंडिडेट रखा गया है। क्या देख रहे हैं ब्रजेश पाठक का ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण बहुल इलाका भी है, क्या फैक्टर फायदा देता है यहाँ पर? देखिए कंचन, ये जो ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं, सवाल यह नहीं कि ब्राह्मण चेहरा, हाँ। सवाल है कि वो योगी मंत्री में बहुत बड़े मंत्री रहे, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून मंत्री रहे। इन सब चीजों को देखकर, और जो देखिए राजनीति जब आती है चुनाव का टाइम, तो हर दल जो है सेट करता है अपने जो समीकरण है, जातीय समीकरण, वो देखते हैं। इससे भाजपा भी गुरेज नहीं किया है, भाजपा भी परहेज करती ना, ऐसा नहीं किया, ये बात तो है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पे हमेशा यह दबाव बना रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो ब्राह्मणों के साथ ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं, और ब्राह्मणों के साथ जो भेदभाव का आरोप उन पर, चाहे विपक्ष के तरफ से हो, चाहे पत्रकारों के तरफ से सवाल के जरिए हो, चाहे मान लीजिए वहां जनता के द्वारा आवाज उठी हो, ये बात सत्य है कि जितने चेहरे होने चाहिए, जैसे अभी आपने देखा होगा मतदान करते सतीश मिश्रा जी, चूंकि कहीं बसपा है नहीं, क्योंकि बसपा इसलिए नहीं है क्योंकि शादी वही अच्छा सुंदर लगता है देखने में जिसमें खूब धमाल होता है। धमाल का मतलब नाच गान, खूब संगीत वगैरह। तो बसपा जो है इस चुनाव में अपना नाच गान संगीत, कहने का मतलब चुनाव प्रचार में जो भाग लेना था, हाँ। उस तरह का नहीं देखा गया। इसलिए लेकिन यही कहा जा रहा है कि अवध के कुछ सीट्स ऐसी हैं, धनोज जी, कहा जा रहा है कि बसपा के ना वोटर्स काफी साइलेंट हैं, अनप्रिडिक्टेबल हैं, वोट कर जाते हैं, पता नहीं चलता है, और किस तरह से इसका फायदा बसपा उठाती दिखेगी ये देखना दिलचस्प होगा। अमित शाह तो ये भी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स भी इस बार बसपा के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके पास आते हैं। अब सवाल मेरा सतीश जी आपसे रहेगा, क्या आप मान रहे हैं या पाएंगे इस चीज को कि लखीमपुर में जो किसानों का मुद्दा था वो इस बार काफी हावी होगा और बीजेपी को इसका डैमेज भी देखना पड़ेगा? क्योंकि अब बात की जाए तो नेता के अब जो बेटे हैं वो तो बाहर जमानत पर आ चुके हैं,
बार बार विपक्ष एक तरफ कोशिश कर रहा था, ये मांग कर रहा था कि अजय कुमार मिश्र टेनी को अपना इस्तीफा देना चाहिए। अपने बेटे आशीष मिश्र टेनी ने जो किया है, किसानों की हत्या की है, थार गाड़ी से उनको कुचल दिया था, ये पूरा मुद्दा काफी बड़ा था। और इसको लेकर के आपको लगता है कि जो आपकी छवि बनाने की कोशिश हुई है कि पिछली जो विरोध के सुर उठे हैं और विपक्ष लगातार कह रहा है कि आप किसान विरोधी हैं, आपको लगता है इसका इंपैक्ट या डैमेज आपकी पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, किसान हमारे साथ है और वहां जो हुआ उसकी जांच कानून प्रक्रिया द्वारा की गई है और जमानत इसने कोर्ट ने दी है। ये विषय नहीं है कि किसान वहां पे हमसे नाराज है, वो एक दुर्घटना रही होगी जिसकी जांच उन्होंने की और जांच के अनुसार ही उनको बेल मिली है। किसान हमारे साथ है। कुछ परसेंट लोग, 100% लोग एक साथ मत नहीं हो सकते, लेकिन 90% किसान हमारे वहां साथ है। और पहले भी हम वहां पे, जो आप देखेंगे 8 सीटों में हम वहां पे 5 सीटों पे विजयश्री हमने प्राप्त करा था और वो 5 सीट लखीमपुर खीरी में हार रहे हैं। चलिए, ये रिजल्ट अभी 10 तारीख को जाएगा और वहां की वोटिंग वहां की मत प्रतिशत है वो आप देखिए, वोटिंग अभी हो रही है और आपको रिजल्ट 10 तारीख को दिखाई दी जाएगा। आपको लगता है कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी में इनकी 8 खीरी में विपिन जी आप ये मान रहे हैं कि जो जमानत पर आशीष मिश्र टेनी बाहर आए हैं, तो इसका जो सियासी फायदा है, अब बाकी पॉलिटिकल पार्टी यानी खास तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हम जिक्र करें तो हमने देखा था कि किस तरह से किसानों के साथ आप खड़े हुए नजर आ रहे थे। आप अखिलेश यादव बकायदा अपने घर के बाहर धरने पर बैठ गए थे, सड़क पर बैठ गए थे। वो पूरा परिदृश्य जो है हमारे जहन में है और बल्कि आंखों के सामने ही है। तो आपको लग रहा है कि जो सियासी फायदा है आपकी पॉलिटिकल पार्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा? 8 सीटें हम जीत रहे हैं वहां पर। इन्होंने जो गलत किया किसानों के साथ में, किसानों के यहाँ बहुत बुरी हालत है वहां पर इनकी बौखलाहट बता रही है ये वाली। ये बौखलाहट नहीं हमारी, ये हम जनता का विश्वास है। और अजय जी, जो हमारे समाजवादी के साथ है, किसानों के साथ समाजवाद रहा कहाँ? समाजवाद तो लोहिया जी के समय पे हुआ करता था, जो कि समाजवाद को आपने सिर्फ परिवारवाद में तब्दील कर दिया। नहीं, आप मुद्दा विहीन है, आज भी आपके पास मुद्दे नहीं है, आप किसानों की बात कर रहे हैं। पूरे समाज को साथ लेके आपने अपने कार्यकाल में किसानों के ऐसी कोई जाति नहीं है जो समाजवादी पार्टी में ना हो। चलिए अजय जी आपसे भी यही सवाल रहेगा, लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी किसानों के बीच में सेंध लगाने का जो प्रयास था उसमें सफल होगी और इसका फायदा आपको हो पाएगा? क्योंकि लखीमपुर हिंसा का मामला बहुत बड़ा है और इसको लेकर के आपको लगता है कि कांग्रेस इस सियासी फायदे को उठाने में कामयाब रहेगी इस चरण में? बिल्कुल कंचन जी, लखीम खीरी जब अजय मिश्र टैनी के बेटे ने आशीष मिश्रा ने जब किसानों को रोंदा, तो ये इसका प्रभाव आज की सीटों पे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हर चरण पे पहले पड़ चुका, आगे भी पड़ेगा। और जहां तक कांग्रेस की बात है, लखीमपुर खीरी में जब ये घटना घटी, सबसे पहले कोई पहुंचा तो उसका नाम था प्रियंका गांधी, सबसे पहले। तो कहीं ना कहीं जो किसान नाराज हैं, और हम तो शुरू से किसानों के साथ है कंचन जी, हम तो धरती पुत्र के साथ हैं बिल्कुल, क्योंकि धरती पुत्र देश के विकास में ये एक रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल किसान अन्नदाता, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, ये पूरे देश को मालूम है, पूरे भारतवर्ष को मालूम है। तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की जो घटना है, इसका पूरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। चलिए धनोज जी, आपको भी ये लगता है क्या ये समीकरण को बिगाड़ेगा, बीजेपी के लिए नुकसान होगा सीटों पर? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा कह भी रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून भी वापस इसलिए लिए कि उनको पता था कि इसका नुकसान इस बार चुनावों में होने को देखने को मिल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करेंगे, वहां पर भी कुछ सीटों पर नुकसान की बात हो रही थी। गन्ना किसानों का जिक्र करें तो इस चुनाव में गन्ना किसान भी अपने आप में एक इम्पैक्ट रखने वाले हैं। और लखीमपुर का जब हम जिक्र करेंगे तो इसका इम्पैक्ट कुछ और भी क्षेत्रों पर होगा जो इससे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हरदोई है, सीतापुर है, पीलीभीत है। आपको लगता है कि इसका इम्पैक्ट रहेगा लखीमपुर हिंसा का इन क्षेत्रों पर भी? देखिए कंचन जी, वहां आपको मैं बता दूं, जो विघासन जो है विधानसभा वहां के बजरंगगढ़, ये बात ठीक है कि भाजपा के जो प्रत्याशी है वहां प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन वहां के मुद्दे अलग अलग है। आपको मैं बता दूं कि जो पलिया विधानसभा है वहां मुद्दा ये सब नहीं है। 80% लखीमपुर में किसान है, लेकिन वहां के मुद्दे अलग अलग है। तो आपको लगता है वहां हर साल बाढ़, मुझे बोलने तो दीजिए, क्योंकि मैं इन लोगों की तरह नहीं बोलता हूँ।
क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है हाँ कि नहीं, आपको लखीमपुर जवाब का दूंगा ना, मुझे मामला- बोलने तो दीजिए, जनता की बात है, जरूर बोलने दीजिए। हाँ। क्योंकि मेरा रिसर्च वो ग्राउंड वहां जाके मैं मेहनत किया, मैंने चलिए। वहां जाके मेहनत किया, थोड़ा मेहनत भी नजर आनी चाहिए। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपको बताया ना, जो पलिया विधान, वो सड़कें मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हर साल बाढ़ में वहां सड़कें टूट जाती है। जो शहर से गांव जो है, कई गांव 60-70 गांव का जो कनेक्शन कट जाता है, अच्छा। उसको लेके ज्यादा परेशान है। चलिए। दूसरी बात आपको मैं मोहम्मदी की बात कर दूं, यहां पर क्या एमएसपी पर, जैसे धान की जो है एमएसपी है 940 रुपये, लेकिन हमेशा किसान यह बात कहते हैं कि सरकार जो है इस रेट पर नहीं खरीद रहे, तो एमएसपी का भी मुद्दा है। और जैसे कि दो बातों को लेकर नाराज जरूर है। एक, जो ये घटना घटी है, जो मान लीजिए जो रोंदने की, ये मारने की दोनों तरफ से था, लेकिन किसान ने उस बात को ज्यादा उठाया। जी। दूसरा जो है कि उनका जो जमानत है, उसको ले भी कुछ किसान नाराज जरूर है, लेकिन किसान उन मुद्दों को छोड़कर बहुत आगे निकल गया। क्योंकि एक आशा उम्मीद, मैंने वफा और बेवफा की बात की थी शुरू में। वफा और बेवफा को देखते हुए किसान में भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग होते हैं, उनको भी उम्मीद किससे है, उस उम्मीद के राह पर वो निकल चुके हैं। इसलिए ये मुद्दा, जो जिस मुद्दा को बार बार ये लोग उठा रहे हैं ना, इस मुद्दा को किसान बहुत पहले छोड़ चुके हैं। अब वो लोग, अगर आप वहां भी ग्राउंड रिपोर्ट पर अपने संवाददाता से पूछिए, जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, वो भी इन मुद्दा का चर्चा नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भूल चुके हैं। बस वो यह देखता है कि कौन सी सरकार बनेगी जो मेरे जीवन में, मेरे मतलब मैं किसानों की बात कर रहा हूं, जो सफलता के साथ उन्नति, विकास और उनके सपने को संजोएगी। कहने का मतलब आपका ये है, कहने का मतलब चोट आपका लगी ये होती है, कोई नहीं भूलता, चलिए। कोई नहीं भूलता अपनी चीजों को। जिसमें नहीं। चोट लगी होती है, जिसके दिल में दर्द होता नहीं, है, विपिन वो जी हमेशा देखिए, कोर्ट में काम करेगा। मनोज जी का कहना यह है कि भाई लखीमपुर का मामला है, मानते हैं, लेकिन इसके इतर अगर हम देखें तो मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, उस पर काम हो रहा है, विकास के कार्य हुए हैं, शिक्षा के स्तर को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिक मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनावों के दौरान, उस पर लोग विकास का मुद्दा- कंचन जी, विपक्ष के नेता को सिर्फ यह पता है, सुनिए एक मिनट, विपक्ष के नेता को यह पता है कि लखीमपुर खीरी में घटना घटी, लेकिन विपक्ष के किसी नेता को यह नहीं पता है मनोज जी, ये कि क्या गलत हुआ? लखीमपुर खीरी में कितने गांव हैं, वहां के कौन से प्रधान हैं, वहां के लोगों का दुख दर्द क्या है, ये विपक्ष के किसी नेता को नहीं पता। शॉर्ट टाइम मेमोरी आप मानते हैं लोग? बिल्कुल शॉर्टेज नहीं, ये लोग सिर्फ हवा बना रहे हैं, और इन हवा का इस चुनाव में कोई असर ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल किसी असर नहीं व्यक्ति है। की personality मैंने कहा का- संवाददाता वहां जो जिन्हें रिपोर्ट कर रहा है उनसे भी पूछिए। रिपोर्टिंग में उनसे सवाल पूछ रहे हैं, वो बकायदा बता रहे हैं कि ये मुद्दा है, ये मुद्दा है, मुद्दा और है। लोगों के ध्यान में है। तो विपिन जी, आप ही इसका जवाब भी दीजिए कि आपको भी लगता है कि ये भाई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर का मामला है, हाई रहेगा, लेकिन इसके इतर भी बहुत सारे मुद्दे हैं, विकास के कार्य हैं जो कि यहाँ पर हुए हैं, और कनेक्टिविटी का जिक्र करेंगे, सड़क मार्ग को लेकर बात करेंगे, तो बीजेपी बार बार दमखम भरती है कि इस एरिया में काम किया गया है, लोग इन बेसिस पर वोट कर रहे हैं। सबसे पहले महंगाई का मुद्दा इतना जबरदस्त है कि इन्होंने महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ाई। डीजल क्या रेट हो गया, सरसों का तेल क्या रेट हो गया, दालें क्या रेट होगी, आप देखो तो जमीनी लोग बेरोजगार हो गए। जिस आदमी की 50,000 रुपए सैलरी थी, उसकी 25,000 रुपए सैलरी रहेगी, जिसकी 25,000 रुपए थी 15,000 रुपए रहेगी सैलरी। आधे आदमी बेरोजगार है, महंगाई का कहीं भी कोई नहीं। महंगाई का जनता को मैनिफेस्टो में नहीं लिखे हैं। आपके नेता लिख देते मैनिफेस्टो में, सुनिए ना अग्रवाल साहब, आपके नेता मैनिफेस्टो में लिख देते कि सपा की सरकार आएगी तो सरसों का तेल जो 20 रुपये लीटर, डीजल 25 रुपये लीटर, ये भी तो नहीं कहा सपा, कहा ना कि वहां सामंजस्य में मैनिफेस्टो को जब देखा जाता है तो सब के सब बुद्धिजीवी वर्ग का भी दिमाग चकरा जाता है। किसका मैनिफेस्टो ठीक है, किसी का भी मैनिफेस्टो ठीक नहीं, हवा ये सब। अब आप बताओ, 7.5 साल हो गए अग्रवाल जी, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई को समझने की जरूरत है। महंगाई नहीं बनता, डायोड नहीं बनता, 2004 में इतनी बुरी हालत है इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई आइटम नहीं मिलता हम लोगों के यहाँ पर इंडिया में। हम चाइना के ऊपर निर्भर है, 100% चाइना के ऊपर निर्भर है। एक रजिस्टर तक की हिंदुस्तान में नहीं बनती, जो 10 पैसे की आती है। कितना बुरा हालत है। और ये कह रहे विकास, कहाँ विकास हुआ, इंडस्ट्री फेल हुई पड़ी है। हम 100% चाइना के ऊपर निर्भर है। कहाँ विकास करा मोदी जी ने, बताओ? केवल 2 आदमियों का विकास हुआ। आप तो यहाँ बैठ के गुणगान गा रहे हैं, इससे भी आपको नुकसान हो जाएगा। जुदा पे ना चाइना जहर की तरह हो गया, और आप कांग्रेस के युवराज की तरह बात करने लगे, जैसे वो वकालत करते हैं। राहुल गांधी जो वकालत कर रहा है चाइना का, आप भी करें भारत चाइना पर वकालत का। अरे बहुत सारे आपके पास में ये लिस्ट है, बहुत सारी चीजें चाइना क्या कर, चाइना का नाम चाइना का हिंदुस्तान में नहीं बनती। भारत चाइना से नफरत है, मत लीजिए। अडानी अंबानी को बोला है प्लांट लगाए,
प्लांट क्यों नहीं लगा रही है? आपको बेसिक मुद्दा पता नहीं है, इनको तो एयरपोर्ट दे दिया, आपको बेसिक मुद्दा वहां का पता नहीं है। बेच रहे हैं, ये गेहूं बेच रहे वहाँ हैं, खनन का मुद्दा है, वहाँ रोड का मुद्दा है, मोहम्मद खनन माफिया को परेशान लोग आप मुद्दा इनको पता ही नहीं, नेता को पता नहीं, हमको पता है लखीमपुर खीरी में मोहम्मदी विधानसभा में खनन का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दा को उठाइए। खनन माफिया वहां पर सक्रिय है, उस मुद्दा को उठाइए। आप कह रहे चाइना, आप कह रहे चाइना पर डिपेंड है इंडिया, तो बीजेपी ने खनन माफिया बीजेपी ने शालीनता के साथ जीते हैं, सारे बंद है, उनको पता है देखिए चाइना से नफरत है इंडिया को। कितने सक्रिय थे आपके यहाँ जो खनन माफिया 2017 से पहले थे, इन पे अंकुश लगाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है। चलिए इस बार हमने मुद्दे बड़े देखे हैं, गन्ना जुन्ना आतंकवाद, बिल्कुल इन मुद्दों का भी हम जिक्र करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक रैली के दौरान इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में जो दंगे हुए थे आतंकवादियों ने आखिर साइकिल का ही चयन क्यों किया बॉम्ब रखने के लिए, और यहाँ पर चुनावी चिन्ह समाजवादी पार्टी का है अगर हम बात करें साइकिल को लेकर के, और यहां तक कि ये कहा जा रहा था कि इनकी जो सोच है वो आतंकवादियों के समर्थक वाली सोच है। ये आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। हालांकि बाद में प्रियंका गांधी की भी एक टिप्पणी सामने आई थी, उन्होंने कहा कि क्या बकवास की बातें हैं, फिजूल की बातें हैं, काम के विकास की बातें होनी चाहिए, इस तरह के हैं। लेकिन क्या लगता है कि इस बार का जो नैरेटिव है वो धनोज जी आतंकवाद ही है, मतलब जिस तरह का मुद्दा, क्योंकि सॉफ्ट आतंकवाद का जिक्र आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के सीएम की बात की जाए, दिल्ली के सीएम की बात की जाए, केजरीवाल ने यूज किया था। तो इस बार का जो नैरेटिव है वो यही है, आतंकवाद, जातिवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, इतर जो होने चाहिए सही मुद्दे, बिजली, सड़क, शिक्षा, महिला सुरक्षा, कैसे देखते हैं आप, डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं इन चीजों को? देखिए कंचन, एक बात जरूर है कि भारत जो है सबसे ज्यादा पीड़ित है आतंकवाद को लेके, क्योंकि आतंकवादियों के द्वारा ही आज हमारे भारत का जो विकास है, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे आज मान लीजिए चुनाव हो रहा है और कल परसों भी आप देखिए कि सोपोर में एक आतंकवादी पकड़ा गया। तो ये ऑपरेशन हमारे सेना के लोग जो है चलाते रहते, और ऑपरेशन जब होता है सेना का तो करोड़ों रुपया खर्च होता है। तो इस करोड़ रुपया जो है अगर मान लीजिए आतंकवादी गुट सक्रिय नहीं होता है या सीमा पार से हमारे नहीं करता तो वो पैसा जनता के ही विकास में लगता। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो अलग अलग मुद्दाएं भी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे साथी बार बार बोलते हैं लखीमपुर खीरी, उन्नाव, ये सब। देखिए उत्तर प्रदेश में एक चेहरा बहुत ही मैसेज, एक बहुत जबरदस्त की मैसेज गई, मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं जब गया एक क्षेत्र तो उन्होंने कहा मुझे, लखीमपुर खीरी की बात बता रहे गांव में, बोला वहां थारू लोग है 40,000 करीब लोग। थारू जानते, इनको शायद पता हो ना हो, रिसर्च करना चाहिए। हाँ, मैं बता देता। थारू जो है ना, जो संथाल परगना झारखंड की तरफ, वहां के लोग आके जो बस गए, जिसको आप आदिवासी कह सकते हैं, वो भी अब पढ़ने लिखने लगे हैं आदिवासी लोग। तो उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी बात कहा कि यहाँ 40,000 करीब थारू हम लोग हैं और 80,000 दलित हैं, लेकिन हम दोनों में परस्पर एक ऐसा संबंध बन चुका है क्योंकि हम लोग प्रीत हैं। प्रीत क्यों है कि जो सरकार की तरफ से सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जब से देश आजाद हुआ, उसने आकलन किया, जब से देश आजाद हुआ तब से नहीं मिला, लेकिन अब एक उम्मीद जगी है। तो उन लोगों की बात को भी देखा जाए, कोई विकास ढूंढ रहा है, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, स्वच्छ पानी। और मान लीजिए बुंदेलखंड, आपको पता है केनू नदी के घाट पे ही है बुंदेलखंड, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड प्यासा है। हालांकि भाजपा दावा करती है कि हमने बुंदेलखंड को पानी देने का काम किया है, लेकिन आज भी वहां दो मुद्दा बहुत ही प्रमुखता से कंचन जी है। मैं आपके आतंकवाद पर आऊंगा कि आतंकवाद क्यों है, प्रधानमंत्री जी आतंकवाद का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी का आगमन ही दो चीज से हुआ है। क्योंकि आपको पता है वो दो सर, क्योंकि आतंकवाद का वो घटना नहीं होता तो वो प्रचार में, क्योंकि जो गोवा में उसका पहला भी जो भाषण है, शायद इन लोग को याद ना हो, उन्होंने यही कहा था कि मैं जब आऊंगा तो आतंकवादी जो है गतिविधि उसमें कमियां आएगी, मैं उसे रोकूंगा। इसलिए वो बार बार अपने संबोधन में आतंकवाद का जिक्र करते हैं। क्यों? इसका जवाब जरूर लेना चाहेंगे। सतीश जी आपसे जवाब ले लेते हैं कि आखिरकार अगर हम नैरेटिव की बात करें तो जो मुख्य मुद्दे हैं वो ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बिल्कुल हट चुके हैं? मुद्दे अब यही हैं, आतंकवाद, जिन्ना, या फिर यही इन्हीं मुद्दों के साथ क्यों? अगर विकास ही किया है बीजेपी ने तो विकास के दम पर बातें क्यों नहीं हो रही? हम विकास भी करते हैं, और आतंकवाद जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जिससे हमें सबसे ज्यादा दिक्कत रहती थी, उसकी बात की जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का मुद्दा था कि आतंकवाद, जो आतंकवादी से हम लोग दिक्कतें आ रही थी हमें, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा बजट, हमारा जो हमारे फोर्सों पे खर्च हो रहा था,
जब ये आतंकवाद कम होगा तो हमारे बजट जो हमारे फोर्सों पर जो हमारा खर्च हो रहा है वो भी कम होगा। विकास की भी बात हम करते हैं, हमने सड़क पे काम करा, जैसे भी बुंदेलखंड की बात कर रहे थे। बुंदेलखंड में सबसे बड़ी समस्या थी जल की, जिसे हमने अमृत योजना से जोड़ के बुंदेलखंड को जल देने का कार्य करा। ये लोग उसकी बात नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा विषय है। आप इसे समझिए कि जल ही जीवन है, और जल से जो दिक्कतों में थी उनको हमने अमृत योजना से जोड़ के जल दिया। हाँ, चलिए ठीक है। विकास तो सड़कें आप ये कह रहे हैं कि आपने सड़क निर्माण किया है, एक्सप्रेसवे, जो विकास के साथ साथ हमने सभी मुद्दों को साथ लेके चले। बिल्कुल, चलिए विकास के मुद्दे आप साथ लेकर चल रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे बढ़ी हुई है, लेकिन बात करें आतंकवाद की, या फिर क्योंकि प्रियंका गांधी का हमने जिक्र किया था कि उनका कहना था कि ये फिजूल की बातें हैं, विकास की ही बातें होनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हम तो विकास कर रहे हैं, हमने कई काम किए, सड़कों का नवीनीकरण हो या सड़कों का निर्माण कार्य हो, तमाम चीजें की गई हैं। लेकिन आप ये भी देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की इतनी समस्या थी, पुराने जर्जर हालत में ट्रांसफर थे। अगर कहीं क्षेत्र में अगर ट्रांसफार्मर फूंक जाता था तो लोग चंदा इकट्ठा करके उसको चेंज कराने का कार्य करते थे। सरकार की तरफ से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद तक भी प्रक्रिया नहीं हुई। इन्होंने कितने नए उपकरण लगाए उत्तर प्रदेश में बिजली बढ़ाने के लिए? आप एक उपकरण का नाम बता दो ना, बिजली कहाँ जाती है? बिजली नहीं हुआ करती थी, अब आप बिजली की बात करें। आप ये लोग 6 घंटे 8 घंटे बिजली देते जनरेटर माफियाओं को, आप लोगों ने जनरेटर माफियाओं को इतना एक्टिव कर रखा था कि जनरेटर से बिजली लेकर उनसे बहुत मोटी रकम उठाई की जाती थी। आज आप देखिए 18 से 22 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश में कर रही है। हम चाहते हैं बहुत शांति तरीके से अपने डिबेट को आगे रखेंगे, क्योंकि लोगों ने अपना मन डिसाइड कर लिया, जिनको वोट करना है वो उनको वोट करेंगे। लेकिन हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या इस बार जो बड़े बड़े मुद्दे थे इन एरियाज में, खासतौर पर जो 59 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिन जिलों का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर काफी मुद्दे बड़े हावी रहे हैं। उन्नाव का मामला नहीं भूलेंगे। उन्नाव में एक तो एसपी नेता के बेटे पर भी अब आरोप लग गया, जिन पर एक दलित लड़की का जिस तरह से हत्या का मामला सामने निकल कर आया है। एक डैमेज तो समाजवादी पार्टी के लिए भी, लेकिन कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने इसको फ्रूटफुल तरीके से उठा लिया है, फायदा उठाया। क्योंकि उन्नाव में अजय जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्योंकि उन्नाव पीड़िता की जो मां है आशा सिंह, उनको आपने चुनावी मैदान में उतार दिया है, और आपको लगता है दूसरी तरफ लखीमपुर किसानों के साथ भी आप खड़े हुए नजर आए। आपको लगता है कि इन सीटों को लेकर के जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उसमें आप सफल होंगे? ये सॉफ्ट भी संघर्ष की कहानी महिलाओं की बता करके और महिलाओं को कैंडिडेट बना करके कांग्रेस फायदा लेगी इस बार चुनाव में? कंचन जी, प्रियंका गांधी जी ने जब बात की 40% महिलाओं को भागीदारी दी जाएगी, और हमने वो वादा पूरा किया। जहां से आपने उन्नाव की बात की और पीड़िता की मां की बात की, बिल्कुल हम तो पूरे उन्नाव के साथ हैं, पूरे लखीमपुर खीरी के किसानों के साथ हैं। और जहां तक मुद्दों की बात की, हमने तो पहले भी कहा है कि मुद्दे हम हुई हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने बार बार विकास की बात की, जिनके भी नाम विकास है, कंचन जी जो भी आपका चैनल देखने, वो कृपया बुरा ना माने, विकास गायब है, विकास गायब है, बिल्कुल गायब है। और जहां तक अभी मैंने सबको सुना, क्या कंचन जी कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, पूरे भारत ने देखा है। उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, शमशान में जगह नहीं। हमने कंचन अपनों को खोया है। बिल्कुल अरोड़ा जी, यही सवाल भी बनेगा, क्योंकि मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। कब्रिस्तान जैसे आप इस कोरोना काल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबको राशन देने का कार्य करा, सबको। आप ये देखिए वैक्सीनेशन का कार्य जो कांग्रेस सरकार में आज तक भी चेचक के टीकाकरण आज तक नहीं हो पाए, हमने मुफ्त में वैक्सीनेशन करा, और उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में सबसे नंबर 1 पे है। अगर आप लोगों ने आज तक भी वैक्सीनेशन पूरी नहीं करा पाए जो आपके समय में हुआ था। आज आप देखिए कि वैक्सीनेशन मुफ्त में दी जा रही है और घर घर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं। चलिए, कोरोना मैनेजमेंट को लेकर क्या कह रहे हैं? क्राइसिस को आपने बहुत अच्छे से डील किया। चलिए हम आगे कुछ और मुद्दों पे भी जाएंगे। जल्दी कंप्लीट कीजिए अपनी बात को। जी ये बीच में बोल पड़े, मेरा उत्तर कंप्लीट नहीं हुआ। प्लीज कंप्लीट कीजिए। अजय जी, मैंने आपकी बातों का जवाब दिया। वो कैसे बढ़ के ये रेमडेसिविर नहीं था और अस्पतालों में जगह नहीं थी। कंचन जी, मैं दावे से कह सकता हूँ, आप जानी मानी एंकर हैं, आपको भी उस दौरान फोन आते होंगे अपने रिश्तेदारों के, अपने परिचितों के लिए कि अस्पताल में जगह दिलवा दें,
ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलवा दें। चलिए सर, पर ये हाल सर कई राज्यों का रहा था ना, फिर आप उत्तर प्रदेश को आप ऐसे काउंटर नहीं करेंगे ना, क्योंकि आप खुद ही देखिए कई स्टेट्स का यही हाल रहा था और लोगों की तरफ से समस्या थी कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा, ये हर तरफ हमने देखा था। लेकिन क्या वाकई कोरोना मैनेजमेंट करने में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में देखी गई, गंगा किनारे लाशें देखी गई, गंगा किनारे लाशें बहाई गई, वहां जलाया गया, ये सबने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। चलिए ठीक है, अब हम एक मेन पॉइंट पर आएंगे और इसका जवाब भी जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अवध के जो इलाके हैं ना, वो सुशासन और विकास प्रमुख रूप से 2 मुद्दे होंगे, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा और इस मामले में इस हिंदुस्तान की अव्वल पार्टी यदि कोई है तो भारतीय मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ, लोकतंत्र में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, सभी लोग भारी संख्या में मतदान करें, इसी अपील के साथ कितनी सीटों की संभावना लगती है? बहुत धन्यवाद। राजनाथ सिंह को भी आप सुन रहे हैं और लोगों से अपील किया कि आप जाइए, मतदान जरूर कीजिए, और वो अपनी तरफ से आश्वस्त है बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार को बनाने जा रहे हैं। लेकिन दिग्गजों की किस्मत भी दांव पर है, तो कुछ इलाके अगर हम बात करें, यहाँ पर लखनऊ से सांसद भी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उनकी तरफ से अपील भी की गई है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस इलाके में जो अग्नि परीक्षा है वो हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए उतनी ही बनी हुई है, और देखिए लोग वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद ये दर्शाती तस्वीरें कि आप भी जाइए, वोट कीजिए, वोट करके अपने लोकतंत्र को हमें मजबूत करना है। और देखिए हमारे पास ये मौका होता है वोट कास्ट करके हम लोगों को शिकायत करने का मौका तभी है आपके पास जब आप वोट कर सकते हैं। अगर वोट नहीं करेंगे तो फिर आप बोल नहीं सकते ना कि आपने अपने क्षेत्र के जो नेता चुन लिए हैं, किसी और ने चुन लिया है तो वो अब राज करेगा और उसने काम नहीं किया, तो फिर आप आगे बोलने के हकदार नहीं बन पाते हैं। लेकिन तो वोट जरूर कीजिए। बढ़ते आगे, और सवाल मेरा यही रहेगा, कहा जाता है कि अवध इलाके में जिस पार्टी की जीत होती है सरकार उसी की बनती है, यानी कि अवध के रास्ते से ही लखनऊ का रास्ता होकर के निकलता है। और सतीश जी, क्योंकि हम कह भी रहे थे कि यहाँ पर अयोध्या समेत कुछ सीटें जो हैं वो अवध की हैं, जिसका इम्पैक्ट, और बीजेपी के लिए लकी चार्म के तौर पर हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जो कि शुरू भी हो चुका है, और लगातार कई रैलियों में हर जगह पर राम मंदिर का गूंज है वो हमने जरूर सुनी है। तो आपको लगता है कि इतनी जो कड़ी मशक्कत आपकी पार्टी की तरफ से की गई है, या जिस तरह के काम आपने किए हैं, मंदिर निर्माण कार्य जो भी है, उनको लेकर के आप इस बार फायदा उठाते हुए दिखाई देंगे? आपको लगता है कि अवध की सीटों पर आप की जीत बनेगी? अवध के सभी सीटों पे हम विजय श्री प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार जैसे यही लोग हमारे साथी कहते थे पहले कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हमने मंदिर जो हमारे मुद्दे थे, मैनिफेस्टो में हमारे मुद्दे थे राम मंदिर बनाने का, राम मंदिर हमने बनाने का कार्य करा और काम चालू हो रहा है अयोध्या में। आप जाके देखिए, अयोध्या की तस्वीर चेंज हो चुकी है। तो कोर्ट का फैसला था, कोर्ट का फैसला था, लेकिन आप ही लोग कहते थे, ये आप लोग कहते थे कि अगर मंदिर बना तो यहाँ पे खून की नदियां रह जाएगी। कोर्ट का फैसला सबको मान्य है, लेकिन आप ये सोच सकते हैं यही फैसला अगर समाजवादी की सरकार में होता तो यहाँ का माहौल आपके जो नेत्र जो आपने पाल रखे थे, अतीक अहमद जैसे बदमाश, मुख्तार अंसारी जैसे यहाँ पे दंगा कराने का कार्य करते, आप ये मानिए फैसला आने के बाद एक पत्ता तक नहीं हिला और राम मंदिर बनने जा रहा है जिसकी नींव रखी जा चुकी है। चलिए, यही सवाल मेरा इनसे भी रहेगा। अजय जी, आपसे भी यही सवाल है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि ये सदाबहार मुद्दा है जिसको बीजेपी उठाती रही है, और कहा जा रहा है कि फ्रूटफुल गेम के तौर पर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। अवध का, अयोध्या के क्षेत्रों पर काफी इंपैक्ट इन चीजों का देखने को मिलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि अवध का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिल पाएगा इस बार? कांग्रेस पार्टी के लिए फ्रूटफुल होगा इस बार? कंचन जी, बिल्कुल। इस प्रकार से अयोध्या के अंदर राम मंदिर के नाम पर जमीनों का घोटाला हुआ, 15 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में लाखों की जमीन करोड़ों में कैसे हुई, वहां के लोग कभी नहीं भूलेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे इसमें इन्वॉल्व थे, और इसका असर भारतीय जनता पार्टी को भुगताना पड़ेगा। ये नाम लेते हैं प्रभु राम का, काम करते हैं शैतान का, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम इन्हें माफ करने वाले नहीं है। चलिए, भगवान राम। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई भी ऐसा नेता नहीं जो इस तरह की कार्य हुए हो। आप मुझे बताइए एक भी नेता का नाम जिसमें इनका हाथ पाया गया हो।
पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो जो मुद्दा था, जो अमीन वाला मुद्दा दिया था, उसका एग्रीमेंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद सुनिए पहले, उसका एग्रीमेंट जो हो रखा था 8 साल पहले एग्रीमेंट हो रखा था। लेकिन आपको मैं जमीन के विषय में जानकारी दे दूं कि जो एग्रीमेंट उन्होंने 8 साल पहले करा था, उस एग्रीमेंट को उनने, हाँ चलिए ठीक है, मैं इनको जवाब देना चाहूंगा। जी जी जी, हाँ भूमाफिया आपकी सरकार में रॉबर्ट वाड्रा जी सबसे बड़े भूमाफिया के तौर पर रहे, जिन्होंने पूरे हरियाणा में जमीन पूरी कब्जा ली। आप ये देखिए, गरीबों को 5,000 रुपए का वो देकर और आपने उसे करोड़ के रेट में बेच दिया डीएलएफ को। आपके सरकार में सबसे बड़े भूमाफिया है, भूमाफिया और कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर भूमाफिया नहीं है। विपिन जी, अब आपसे भी यही सवाल होगा, अवध के रास्ते लखनऊ का रास्ता क्लियर होता है और आपको लगता है कि ये रास्ते में आपके लिए कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं है? नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल क्लियर मामला है। इन लोगों का जमीन का मुद्दा हुआ, इनका भावी लोग अवध में भी सारे खिलाफ है बीजेपी के, और हमारी सरकार बन रही है, हमारे प्रत्याशी वहां से भी जीत रहे हैं। अच्छा धनोज जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि 2017 में तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 59 में से 51 सीटें थी, कांग्रेस का भी हम जिक्र करें 2 थी, वो भी एमएलए बीजेपी के साथ चले गए थे। अब आप किस तरह से देखते हैं अवध का जो जैसे कि हम कह रहे हैं कि अवध के रास्ते से ही लखनऊ का रास्ता क्लियर होता है, और जो कहते हैं जो अवध जीत गया वो फिर सरकार बना गया यूपी में, क्या लगता है आपको? देखिए कंचन जी, वहां पर सबसे बड़ी बात है सभ्यता संस्कृति के पैरोकार ज्यादा लोग हैं। जैसे एक जिला का मैं जरूर नाम लूंगा, सीतापुर, क्योंकि वहां देखिए सरकार को कुछ काम किए हैं अच्छे और कुछ काम और अच्छे करने की जरूरत है। लेकिन जब जनता के नजर से आप सुनेंगे ना, तो जनता आपको वो चीज बता देंगे जो सरकार के सलाहकार भी नहीं बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए गुड़ की है, गन्ने की, जो मान लीजिए गुड़ गल्ला दरी की बड़ी मंडी है वहां पर सीतापुर में, जो दरी मतलब जरीदार, मतलब आप देखेंगे ना उसको, उन चीजों की है। और कहते हैं वहां पर जो आटा मिल का भी है, जिस आटा को मतलब बाहर भेजा जाता है, जो हम लोग भी आप लोग भी खाते हैं, जो पैकेट में बंद कर आता है। तो ये भी एक है दृष्टिकोण से, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है देश के अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, क्योंकि देखिए गांव सुंदर होगा तो उस जिले का सुंदरता भी बढ़ेगा, जिला सुंदर होगा तो उस राज्य का सुंदरता बढ़ेगा, राज्य सुंदर होगा तो देश की सुंदरता बढ़ेगा, और जब देश की सुंदरता बढ़ेगा तो विश्व में उसका गुणगान होगा। तो यह प्रयास हो रहे। तो सभ्यता संस्कृति की बात अगर आप अवध की बात करते हैं तो अवध जो है राजनीति पे भारी है, वहां की सभ्यता संस्कृति। जिस सभ्यता संस्कृति की बात वहां के हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि 2 धड़े जो है उत्तर प्रदेश में है, एक राइट विंग एक लेफ्ट विंग। राइट विंग मतलब बीजेपी उसको लीड कर रहे हैं, और लेफ्ट विंग का भी सपा लीड कर रहे हैं। लेकिन भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है। तो भाजपा का जो विजन है वो है दलितों को, उसको पता है कि दलित हमें वोट देंगे। तो अवध में जो दलितों का जो संख्या है, जो 17% के आसपास, आप उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि वहां एक चीज जो अवशेष है, अवशेष ये मैं इसलिए कहा क्योंकि दलित हमेशा संघर्ष कर रहे हैं कि राजपूत ब्राह्मण वैश्य की तरह उनको अधिकार मिले। कहने का मतलब मंदिर में आप अगर पुजारी हैं, ब्राह्मण पुजारी हैं, तो दलित का भी पुजारी हो। क्योंकि भाजपा ने एक अच्छा काम किया वहां पर, जब वहां पर तो लेकिन ये भी तो कहा जाता है ना धनोज जी, यहाँ पे ये कहा जाता है कि एक मुश्त होकर के बसपा के खाते में भी ये वोट चले जाते हैं, क्योंकि नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ, नहीं प्रयास किया मैं सुबह से, नहीं मैं आपकी रिसर्च बहुत बेहतर है, मैं वही कह रही हूँ, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी है, मैंने मेहनत करी है वहां पर, वही विश्लेषण में कर रहा हूँ। मेरा सवाल तो ले लीजिए, सवाल मेरा भी तो ले लीजिए सवाल धनोज जी, मेरा सवाल आपसे यही है। तो क्या आप जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस का भी बीजेपी की भी मेहनत दिखाई देती है, लेकिन जैसे कि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हम बसपा को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इनके भी शांत वोटर्स हैं जो कि एक ही साथ एक ही पक्ष में वोट कर जाते हैं। मायावती वोट करके जब निकली है तो उन्होंने दलितों से भी अपील की है और सभी पिछड़े वर्ग के लोगों से भी अपील की है कि वोट कर दीजिए। मायावती बेशक इस बार कैंपेनिंग करती हुई उस तरह से नजर नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है यही साइलेंट वोटर हैं जो कि बसपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं विश्लेषण में वही ऐड करने वाला था, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। तो जो साइलेंट उनकी अपील है ना, तो देखिए एक बात कहावत है उत्तर प्रदेश में, कांसीराम जी जो वामसेप में हुआ करते तो अक्सर वो कहते थे कि जो हमारा है वो किसी भी सूरत में हमारा होगा। तो ये बात लेके मायावती वहां जो मैंने जिस प्रतिशत का जिक्र किया उसको लेके सपा को भी घबराहट है, उसको लेकर भाजपा को भी घबराहट है। मैं अवध की बात कर रहा हूँ, अवध में अगर ये चीज हुआ तो सपा को भी डेंट होगा और भाजपा को भी डेंट होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस के भी वहां कुछ प्रतिशत जो पुराने कांग्रेसी, जैसे जो क्या कहते हैं उसको, मदरसा में पढ़ने वाले लोग, वो आज भी वहां पर, क्योंकि आपने देखा होगा सारे हिंदुओं के बीच में एक जो सरपंच या पंच जो भी कह लीजिए वो मुस्लिम चुने गए, तो सभ्यता संस्कृति को वहां ज्यादा मानते हैं। तो वो लोगों का भी थोड़ा सा नजरिया, तो वहां पर मुझे लगता है कि अभी जो चुनाव हो रहा है आज के डेट में